हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आज फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। टप टप टप। अचानक ही टप टप की आवाज़ सुनकर अशोक की नींद टूट गई। उसने उठकर चारों ओर देखा, तभी फिर वही स्वर सुनाई दिया, टप टप टप। यह पानी कहाँ टपक रहा है? अशोक ने सोचा। यह टप टप की आवाज़ ऐसी थी जैसे कहीं ऊंचाई से पानी की बूंदें टपक रही हों। वैसा ही स्वर, टप टप टप। कहीं बाथरूम के शावर से पानी तो नहीं टपक रहा? ज़रूर वहीं टपक रहा होगा। पहले भी एक बार उसकी चूड़ियाँ ढीली हो गई थी और फिर सारी रात पानी टपकता रहा। कल सुबह ही उसे ठीक कराना होगा। उसने उठकर पाँवों में स्लीपर डाली और बाथरूम की ओर चल पड़ा। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। उसने लाइट जलाकर देखा। बाथरूम पूरी तरह सूखा हुआ था और उसका नल और शावर दोनों बंद थे। फिर कहाँ टपक रहा है यह पानी? अशोक बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला, बाथरूम का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गया। शायद वहाँ सिंक का नल टपक रहा होगा। रसोई में भी नल बंद था और सिंक पूरी तरह सूखा हुआ था। कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन पानी टपकने की आवाज़ तो अब भी आ रही थी। अशोक ने पूरा घर अच्छी तरह देख लिया, कहीं पर भी पानी नहीं टपक रहा था। यहाँ तक कि वह गेस्ट रूम का बाथरूम भी चेक कर आया। लौटकर वह बिस्तर पर बैठा, आंख बंद की तो फिर वही टप टप की आवाज़। कहाँ देखे अब? उसने घड़ी की ओर देखा। रात का ठीक 1 बजे थे। 11 बजे ही तो वह बाहर से अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर लौटा था। लौटते समय उसकी कार के सामने एक काली बिल्ली अचानक ही आ गई। उसको बचाने के प्रयास में एक्सीडेंट होते होते बचा। अमूमन अशोक 10 से 10:30 बजे के बीच घर लौट आता था। उसके घर ना लौटने पर माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी बैठी रहती थी। गत वर्ष माँ नहीं रही। उनके स्वर्गवास के बाद से ही अकेला है अशोक, किंतु माँ की कही बात उसके लिए एक आदर्श है। माँ के लिए जल्दी घर लौट आने की आदत अभी भी बरकरार थी उसकी। माँ कहती थी, ऐसे ही समय पर लौटते रहा करो हमेशा, वरना अभी मैं और मेरी बाद तेरी बीवी तेरे इंतज़ार में भूखी बैठा करेगी। माँ तो उसके लिए बीवी लाने का अरमान दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। अकेला हो गया अशोक, लेकिन उसने माँ की दी हुई शिक्षा और आदत गांठ बांध ली। आज ही व्यतिक्रम हुआ था इस आदत में, वह भी उस काली मनहूस बिल्ली के कारण। टप टप टप। यह मनहूस आवाज़ तो जैसे कान फाड़े डालती, जैसे दिमाग पर सीधे चोट कर रही थी ये टप टप की आवाज़। झुंझलाता हुआ उठा अशोक। बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद उसने उठकर कॉटन बॉल ली और कानों में लगा ली और सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर तक शांति रही। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तब अचानक फिर से वही टप टप की आवाज़। झुंझला उठा वह। जब किसी प्रकार चैन नहीं मिला तो घर का दरवाज़ा खोलकर वह बाहर बरामदे में आ गया। वहीं एक और खंबे से टिककर बैठ गया, कंबल को अपने चारों ओर अच्छी तरह लपेटकर वह ठंड से बचने का प्रयत्न करने लगा। नवंबर का महीना था। खुले में बैठने के कारण ठंडी हवा के झोंके बार बार उस पर आक्रमण कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह स्वयं में ही सिमटता जा रहा था। घुटनों को पेट से चिपकाकर उसने सिर झुका लिया और सोने का प्रयत्न करने लगा।
म्याऊं। अभी उसे नींद का झोंका आया ही था कि म्याऊं की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यहाँ बिल्ली कहाँ? कंबल से मुंह निकाल कर देखा तो सामने ही 4-5 फुट की दूरी पर बैठी काली बिल्ली दिखाई दी, जो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरे जा रही थी। तभी उसकी दृष्टि उसके गले में बंधे हुए लाल रिबन पर पड़ी। अरे ये तो वही बिल्ली है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था। यह यहाँ कैसे? कैसा विचित्र संयोग है। उसमें फिर उसकी आंखों में देखा। देखते ही देखते उसकी आंखों में छाई लाली सफ़ेदी में बदलने लगी। अब उसमें क्रोध नहीं बल्कि सौम्यता का आभास हो रहा था। अशोक का धड़कता दिल थोड़ा शांत होने लगा कि तभी टप टप टप, वही पानी की टपकती बूंदों का स्वर। उसने घबराकर चारों ओर देखा। दूर दूर तक नीरवता और अंधकार के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने फिर सामने देखा और अरे वह बिल्ली कहाँ चली गई? क्या उसका घटनाओं से कोई संबंध है? अशोक ने कलाई में बंधी घड़ी पर नज़र डाली। 2 बज रहे थे। देर रात से आने और उस घटना से 2-4 होने के बाद वह कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस गया। घड़ी उसकी कलाई में ही बंधी रह गई और जुराबें भी। उसे अच्छी तरह याद आ रहा था कि रात वह घड़ी और जुराबें पहने ही बिस्तर में घुस गया था और फिर न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वह अजीब पानी टपकने का स्वर न हुआ होता तो शायद अभी भी वह गहरी नींद में सो रहा होता। अशोक उठकर कमरे में चला आया। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। चलो थोड़ी देर सो लूँ, भूख भी लग रही है। अरे हाँ, उसने कल रात खाना भी तो नहीं खाया था। लौटते समय होटल से खाना पैक करवा लिया था, लेकिन फिर इस अफरा तफरी में उसे कार में ही भूल गया था। अचानक उसे याद आया, इतनी देर से वह घर से बाहर बरामदे में बैठा रहा। हवास उड़े उड़े हुए थे। फिर भी कार तो वह अपने दरवाजे के पास ही पार्क करता था। कहाँ गई उसकी कार? बाहर तो कोई कार नहीं थी। कार जहाँ पार्क की जाती है वहीं तो बैठी थी वह काली बिल्ली। क्या हो रहा है ये सब? कहीं दिमाग तो नहीं हिल गया उसका? उसके व्यवस्थित जीवन में एक साथ इतनी अनियमितताएं कैसे? अकेलापन खलने लगा। उसे विचारों के झंझावात में उड़ते जुड़ते 1 घंटा बीत गया था। वह शिद्दत से किसी साथी की ज़रूरत महसूस कर रहा था। थका शरीर और दिमाग शिथिल पड़ता जा रहा था। अब न उसे अपनी जुराबों की याद आ रही थी और न कार की। वह तो ये भी भूल गया था कि कल दोपहर के बाद से उसने केवल 1 सेब ही खाया था और वह बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद में डूब गया। सुबह 7 बजे नौकरानी ने दरवाज़ा खुला हुआ पाया। अशोक बिस्तर पर पड़ा बेसुध सो रहा था। वह चकित हुई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। मालती अशोक की माँ के समय से ही उसके घर में झाड़ू पोंछा बर्तन किया करती थी। खाना उसकी माँ स्वयं बनाती थी। अशोक ने माँ के बाद भी मालती को काम से हटाया नहीं था। रोज़ सुबह 7 बजे आकर वह घर की साफ़ सफाई, बर्तन साफ़ करना आदि करके अशोक के लिए नाश्ता बनाकर चली जाती। परंतु आज तो सब कुछ अव्यवस्थित सा है। अशोक अभी तक सोकर नहीं उठा। इस समय तक तो वह हाथ मुँह धोकर पेपर पढ़ता है। रसोई घर में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था, जैसे 3 या 4 लोगों ने खाना बनाया गया हो। मालती जल्दी जल्दी सफाई करने में जुट गई। बाथरूम में उसे अशोक के एक पैर की जुराब पड़ी दिखाई दी, कीचड़ से लथपथ, और दूसरी घर के बाहर बरामदे में। घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खुले हुए थे। इतनी ठंड में सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने से घर बहुत ठंडा हो रहा था।
मालती ने सारी खिड़कियां बंद की और सफाई में जुट गई। काम खत्म करते करते उस दिन 9:30 बज गए। चाय और 2 अंडों का आमलेट बनाकर और ब्रेड में मक्खन लगाकर उसने ट्रे में रखा और अशोक को जगाने चली गई। कई बार पुकारने पर भी जब वह नहीं उठा तो उसने उसका पैर पकड़ के ज़ोर से हिला दिया। उठिए भैया, 8:30 बज गए, नाश्ता तैयार है। आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अशोक ने कुनमुनाकर करवट बदल ली। उठिए भैया, मालती ने उसका पैर पकड़कर फिर से हिला दिया। अशोक ने करवट लेकर आंखें खोल दी और कितनी भयानक थी उसकी आंखें, बिल्कुल लाल सुर्ख। भैया, चीख पड़ी मालती। अशोक उठकर बैठ गया। उसने आंखें मूंदकर फिर खोली तो सब कुछ सामान्य था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना भैया? मालती ने पूछा। हाँ, ठीक हूँ। अरे 8:30 बज गए, बाप रे! अशोक हड़बड़ाते हुए बोला और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। भैया की आंखें इतनी लाल क्यों थी, मालती ने सोचा, लेकिन फिर उसके सामान्य स्थिति का ध्यान आने पर सिर को झटक दिया उसने। शायद वह मेरा भ्रम होगा। बाथरूम से नहाकर आया अशोक तो जैसे वह वही पुराना अशोक बन गया जिसे मालती रोज़ देखती थी। भैया, ऐसे खिड़कियां दरवाजे खोलकर मत सोया करो, ठंड लग जाएगी और कोई घुस आया तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आजकल के चोर तो पुराने कपड़े तक उठा कर ले जाते हैं। मालती ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं दरवाजे खिड़कियां खोलकर कभी नहीं सोता। तुम तो जानती हो मालती, बिना दरवाज़ों को बंद किए कोई कैसे सो सकता है। कल तो अच्छी दावत की थी तुमने भैया। दावत? नहीं तो। अरे कल तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। अशोक जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त करता हुआ बोला। अब तुम जाओ, मुझे भी निकलना है ऑफिस के लिए। जी भैया, मालती ने कहा और घर से बाहर निकल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि भैया ने उससे दावत की बात क्यों छुपाई, झूठ क्यों कहा। कल से कुछ नहीं खाया था। और भैया की कार, उफ, कैसी कीचड़ में लिचड़ी हुई है। मालती आगे बढ़ी तो मोड़ पर ही रईस के गैराज में राजू मिल गया। वह उसे रोककर बोली, भैया ज़रा समय हो तो अभी जल्दी से जाकर अशोक भैया की कार साफ़ कर दो। न जाने कैसे कीचड़ से लिचड़ी खड़ी हुई जैसे कोई कहीं दलदल में चलाकर आया हो। अभी ही धो देना, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए परेशान होंगे। अच्छा बहन, अभी ही देख लेता हूँ, कहकर राजू तेज़ी से अशोक के घर की ओर बढ़ गया। मालती ने भी अपनी राह ली। राजू अशोक के घर के पास पहुंचा तो दरवाजे के पास ही उसकी कार खड़ी हुई थी, ऐसी जैसे अभी अभी वर्कशॉप से धुलकर आई हो, बिल्कुल साफ चमचमाती हुई। राजू सोचने लगा, कार तो अशोक भैया की बिल्कुल साफ धुली हुई है, फिर मालती ने मुझसे झूठ क्यों कहा। अशोक जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जूते स्टैंड से उठाए, जुराबें पहनी, जूते पहने और घर लॉक करके ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। कार तो वहाँ थी नहीं। वह वाहन की तलाश में आगे बढ़ा, तभी एक ऑटो रिक्शा उसकी बगल से आकर रुका। अशोक जल्दी से उसमें बैठ गया। ऑटो वाले ने मीटर गिराया और ऑटो को आगे बढ़ाया। अशोक का ऑफिस वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था। वह आराम से पुश्त से टिक कर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हवा के झोंके उसे बड़ी राहत पहुंचा रहे थे। नींद की झोंके में उसके हाथ से ऑफिस का बैग छूटकर पैरों पर गिर पड़ा। झुककर उसने बैग उठाया तो निगाह मोज़ों पर पड़ी। अरे ये तो वही मोजे थे जिन्हें वह रात में ढूंढता रहा, वह भी बिल्कुल साफ़ सुथरे। यह कैसे हो गया? उसके पास मोज़ों का एक ही जोड़ा है, वही कल उसके पैरों से गायब हो गया था और आज खुद ब खुद धुलकर साफ़ सुथरा उसके जूतों में मौजूद था।
तैयार होने की जल्दी में उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और अब वह बड़ी उलझन भरी दृष्टि से देर तक जुराबों को देखता रहा। क्या हुआ साहब, कुछ खो गया क्या? ऑटो वाले ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। कुछ देर बाद ऑटो रुक गया। आपका ऑफिस आ गया साहब। अशोक ने बैग उठाया और ऑटो से बाहर निकलने के लिए पांव बढ़ाया। अचानक वह ठिठक कर रह गया। उसने ऑटो वाले को तो बताया ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, फिर वह उसे उसके ऑफिस तक कैसे लेकर आया। सुनो, कौन हो तुम? ऑटो वाले ने चेहरा उसकी ओर घुमाया तो चेहरे की अशोक की चीख निकल गई। उफ, इतना भयानक चेहरा! उसका चेहरा बेहद भयानक और डरावना था। माथे पर बिंदी लगाने के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग धधक रही थी। आंखें खून आलूदा, बिल्कुल सुर्ख, और दोनों गाल, उन्हें तो जैसे किसी नुकीली चीज़ से गोद डाला गया हो। ऑफिस आ गया साहब। उसके खुले मुख से जैसे गर्म भाप का भपका निकला। अशोक के रोए खड़े हो गए। दहशत से वह चीख उठा और फिर अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अशोक की चीखें दूर दूर तक गूंज गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने ऑफिस की टेबल पर पड़ा था और उसके सहकर्मी उसे चारों ओर से घेरे खड़े हुए थे। एक और चपरासी पानी का जग लिए खड़ा था। पता नहीं कितनी देर तक वह बेहोश रहा और वहाँ कैसे आया। तुम ठीक हो ना? ओह गॉड, हम तो डर ही गए थे, उसके सहकर्मी सुरेश ने कहा। क्या हुआ है मुझे? यहाँ कैसे आया मैं? हम लाए तुम्हें उठाकर। तुम ऑफिस के सामने सड़क पर बेहोश पड़े थे। सड़क पर? और वह ऑटो वाला? वहाँ कोई ऑटो नहीं था, तुम तो पैदल आए थे आज। पैदल? हाँ, वह पान वाला शंकर है ना, उसी ने बताया कि तुम पैदल एक हाथ में बैग लटकाए चले आ रहे थे, फिर अचानक ही ऑफिस के सामने खड़े होकर चीखने लगे और गिर के बेहोश हो गए। मनोहर ने बताया। फिर पूछा, तुम्हारी कार कहाँ गई? पता नहीं, मैं आज ऑटो से आया था। फिर क्या? फिर वह ऑटो वाला, उसका भयानक चेहरा। अशोक ने ज़ोर से झुर्री ली। कौन ऑटो वाला? कहाँ गई कार? यार कुछ ठीक से बताओ तो समझ में भी आए, विनोद ने झुंझलाकर कहा। ओह, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़, अशोक बोला। ओके। उन्होंने उसे उसके केबिन में पहुंचाने में मदद की और फिर अपनी सीट पर चले गए। उनके जाने के बाद अशोक दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गया। अजीब उलझन में पड़ गया था वह। क्या हो रहा है ये सब? उसकी जुराबें गायब होना, फिर धुलकर जूतों में पहुंच जाना, वह पानी टपकने की दहशत भरी आवाज़, रात भर सो ना पाना, कार गायब हो जाना, क्या था वह सब? मालती ने कहा था कि उसे सारे घर के खिड़की दरवाजे खुले मिले। उसने मुझे पूछा था क्या रात में कोई दावत हुई, और वह रहस्यमयी भयानक चेहरे वाला, वो ऑटो वाला जो बिना बताए ही उसे ऑफिस तक ले आया था। शंकर कहता है कि वह पैदल ऑफिस आ रहा था। तो क्या वह सब वहम था उसका? रात की वह सब घटनाएं सच नहीं थी? वह सब शायद कोई भयानक सपना जो उसके हृदय में कहीं गहरे बैठ गया था। ऑफिस वालों से किसी से कुछ कहेगा तो सब हंसेंगे। ज़रूर भयानक सपना ही रहा होगा उसके दिमाग का वहन। लेकिन उसकी कार कहाँ गई? उसकी कार? तभी चपरासी ने आकर बताया, साहब, एक लड़का आपकी कार नीचे छोड़कर चाबी दे गया, ये लीजिए। उसने कार की चाबियां उसके सामने मेज पर रख दी। कौन था? पता नहीं साहब, बोला गैराज से आपकी कार लेकर आया है। मैं चाबियां आपको दे दूं, पेमेंट वह बाद में आपसे ले लेगा, चपरासी ने बताया। पेमेंट?
अशोक के दिमाग को झटका सा लगा। पेमेंट तो उसने ऑटो वालों को भी नहीं दिया। वह तो उसे देखते ही बेहोश हो गया था। तो क्या वह भी बाद में पेमेंट लेगा? कैसे पेमेंट? अशोक एक बार फिर उलझ गया। उसने चाबियां अपने सहकर्मी सुरेश को देकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए कहा। फिर न जाने क्या सोचकर स्वयं भी साथ हो लिया। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। सुरेश ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। जब वह स्वयं ही कार पार्क करने जाता रहा है तो सुरेश को साथ ले जाने का क्या मतलब? आओ चलें, अशोक ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बिना कुछ बोले सुरेश उसके साथ चल पड़ा। ऑफिस के सामने शंकर की दुकान के पास ही खड़ी थी उसकी कार, चमचमाती हुई जैसे अभी वर्कशॉप से आई हो। सुरेश के साथ अशोक भी कार की चमचमाती बॉडी को देखते ही रह गया। आपकी कार तो बिल्कुल नई लग रही है साहब, शंकर ने टोक दिया। अभी अभी कोई लड़का खड़ी करके गया है। किस वर्कशॉप का था? अशोक ने पूछा। पता नहीं, बड़ी अच्छी सर्विसिंग है, सुरेश बोला। हाँ, तुम्हें तो पता होगा ही। कहाँ भेजी थी कार? नहीं यार, किसी से भिजवाई थी। आओ बैठो, अशोक ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कार में बड़ी अच्छी भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। कार ड्राइव करके वह पार्किंग में ले गया। सब कुछ सामान्य था, कोई नई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी अशोक के मन में कहीं कुछ खटक रहा था। दिन भर बहुत बेचैन रहा वह, किसी भी काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अपने दोस्त महावीर से बात करने का निश्चय किया, किंतु ऐन वक्त पर साहस जवाब दे गया। क्या कहेगा वह इन सारी बातों का? घटनाओं का कोई भी प्रमाण नहीं था उसके पास। अगर उसने भी इसे मेरे दिमाग का फितूर वहम समझा तो वह मुझे पागल अवश्य समझेगा। इसी विचार ने उसे हतोत्साहित कर दिया। अंत में उसने घर जाने का ही निश्चय किया। दोपहर में लंच उसने ऑफिस के पास स्थित रेस्टोरेंट से ही किया, जहाँ वह हमेशा खाना खाया करता था। शाम को घर जल्दी पहुंचकर उसने खिचड़ी बनाने की सोची। कभी कभार वह घर पर खिचड़ी, तहरी या जीरा राइस पुलाव जैसी चीज़ें बना लिया करता था। रोटी बनाना उसे नहीं आता था, इसलिए जब रोटी खाना होता तो बाहर से ही खाना पैक करा कर लेकर आता। उस दिन वह जल्दी ही घर पहुंच गया। अभी 9 ही बजे थे। कपड़े बदलकर उसने खूब मलमल कर स्नान किया, जैसे पानी के साथ ही अपनी सारी परेशानियों को भी बहा देना चाहता हो। नहाकर उसने पाजामा बनियान पहनकर शाल ओढ़ ली और रसोई का प्रबंध करने लगा। रसोई में प्रवेश करते ही वह चकित रह गया। कुकर गैस पर चढ़ा हुआ था और सीटी बजा रहा था। उसने बढ़कर गैस बंद कर दी। यह कुकर किसने चढ़ाया गैस पर, उसने सोचा। पानी का गिलास लेकर वह बिस्तर पर जा बैठा। एक एक घूंट करके उसने पानी खत्म किया। मन अभी भी वही उलझा हुआ था। रसोई में कौन था? मालती तो कब की चली गई होगी। शाम को कहाँ आती वह तो, और इसके आगे वह सोच नहीं सका। रसोई घर में जाकर कुकर खोला तो एक और आश्चर्य उसका इंतज़ार कर रहा था। कुकर में खिचड़ी थी, बिल्कुल उसकी पसंद वाली छिलकेदार मूंग की खिचड़ी, घी और जीरे की छौंक वाली। अशोक को भूख लगाई थी, इसलिए बिना इस विषय में अधिक कुछ सोचे उसने खिचड़ी की थाली में परोसी और डाइनिंग टेबल पर रखकर खाने लगा। अचानक उसे माँ की बात याद आई। बेटा, खाना खाने से पहले ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद जरूर दिया करो, जिसने तुम्हें अन्न मुहैया कराया। भगवान को भोग लगाकर खाओगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। उसने चम्मच रख दी। थाली को हाथ लगाकर ईश्वर का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। लो प्रभु, भोजन ग्रहण करो। आचमन छोड़कर उसने भोजन करना आरंभ किया। वास्तव में बहुत अच्छा स्वाद था। मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझे अकेले पर इतनी कृपा करने के लिए।
अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। दिन भर की सारी घटनाओं को दिमाग से निकाल कर वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक उसे अपने माथे पर किसी के ठंडे हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ। कौन कौन है? सो जाओ बेटा, मैं तेरे पास हूँ। अशोक के कानों में जैसे उसकी माँ का स्वर गूंजा। उसने करवट बदल ली। माँ के साथ के एहसास ने उसे अनोखी शांति दी। मुझे छोड़कर मत जाना माँ, वह और बड़बड़ाया। नहीं जाऊंगी, तू डरना मत, हमेशा तेरे साथ तेरी माँ है। वही स्वर फिर उभरा। आंखें बंद किए ही वह माँ के हाथों का स्पर्श अपने सिर पर अनुभव कर रहा था। बड़ा सुखद अनुभव कर रहा था। नींद गहराने लगी थी कि तभी फटाक, तेज आवाज़ के साथ खिड़की के पट खुल गए। ठंडी हवा के झोंके के साथ तीव्र दुर्गंध का झोंका भी कमरे में प्रवेश कर गया। घबराकर अशोक ने आंखें खोल दी। खिड़की के पास कोई था। उस अंधेरे में भी उसका साया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम? अशोक ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ, हा 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 हा। और वह पीछे पलट गया। ओह, ये तो वही था, वही जिसे उसने ऑटो वाले के रूप में देखा था। वही चमकती लाल आंखें, बिंदी के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग की लपटें मचल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। अट्टहास करते समय उसके बड़े बड़े डरावने दांत चमक उठते थे। उस अंधेरे में भी अशोक उसके फैले फैले होंठों और उसके किनारे से बहती लहू की धार को स्पष्ट देख पा रहा था। उसके बाल खिचड़ी हो रहे थे, कहीं सफ़ेद तो कहीं काले और कहीं कहीं लाल। बिखरे हुए बालों, बड़े बड़े दांतों और भयानक चेहरे वाली उस आकृति ने अपने हाथ फैलाए तो उसके 4-5 इंच लंबे नाखूनों को देखकर वह सिहर गया। माँ! उसके होंठ कांपे। दूर हट, ये मेरा शिकार है। वह भयानक साया चिंगाड़ा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा। हा 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 हा, तेरा बच्चा। हा 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 हा। वह अचानक ही ठहाके लगाने लगा। उसके अट्टहास से जैसे घर की दीवारें कांपने लगी। अशोक के सिर को अपने प्यार भरे स्पर्श से सहलाने वाला साया कमरे के द्वार की ओर कोने में सिमट गया और देखते ही देखते धुआं बन गया। उसी समय कुछ रोशनदान से बाहर की ओर कूदा। वह तो वही काली बिल्ली थी। कमरे में अभी भी वही भयानक रात का गूंज रहा था। सारा घर थरथरा रहा था। दीवाने दी जा रही थी और फिर धड़ाम, अशोक की चेतना डूबती चली गई। सुबह 7 बजे मालती आई। अशोक तब भी सो ही रहा था। उसने जल्दी जल्दी चाय तैयार की और उसे जगाया। जब तक उसने नाश्ता तैयार किया तब तक अशोक भी फ्रेश होकर नहा धोकर आ गया। उसे नाश्ता देकर मालती रसोई में चली गई। बर्तन देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। अशोक भैया ने कल खिचड़ी बनाई थी शायद। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा कर वह चली गई। नियत समय पर अशोक भी ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कार उसके घर के सामने ही खड़ी थी, चमचमाती हुई, जैसे उसे अभी कुछ देर पहले ही धोया गया हो। उसने श्रद्धापूर्वक अलमारी में रखी हनुमान चालीसा निकालकर मेज पर रख दी, माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और ऑफिस के लिए निकल गया। वह दिन सामान्य बीता। हालांकि पिछले दिन के अनुभवों ने उसे परेशान कर रखा था। कभी कभी उसे लगता जैसे जो भी घटा हो सब सपना था या उसका वहम। बहरहाल शाम होने पर वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चला गया। गपशप की तो रात के 9 बज गए। ध्यान आया वह फिर देर तक घर से बाहर रहा। उसका मित्र महावीर उसके साथ ही था। हरीश और सोहन तो वहीं पास में रहते थे। महावीर का घर अशोक के घर से भी 8-9 किलोमीटर आगे था।
जब वे घर जाने के लिए तत्पर हुए तो महावीर ने देखा कि उसकी बाइक तो पंचर हुई पड़ी है। अब इतनी रात में कहाँ बनेगा पंचर। परेशान मत हो यार, चलो मेरे साथ चलो। घर पर फ़ोन करके बता देना भाभी को, और मेरे घर पर ही रुक जाना आज रात, अशोक बोला। लेकिन सरस्वती वहाँ रात भर अकेली रहेगी, बहुत डरती है वह अकेलेपन से, महावीर ने कहा। कोई बात नहीं, चल मैं तुझे घर छोड़ दूँगा। ओके, एक शर्त पर बोल, तू मेरे घर से खाना खाकर लौटेगा, महावीर बोला। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मंजूर हो तो बोल, वरना मैं कोई ऑटो पकड़ता हूँ। अच्छा बाबा चल, आज का डिनर तेरे घर पर ही सही, अब तो खुश, अशोक ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सभी खिलखिला पड़े। हरीश और सोहन को विदा करके महावीर और अशोक कार में बैठे। रास्ते में अशोक ने कहा, पहले घर चलूं? क्या करेगा घर जाकर, चल पहले मेरे घर, फिर आकर सो जाना यहाँ, महावीर ने कहा। अशोक ने हुंकार भरी। महावीर का घर बस्ती से कुछ हटकर था, शहर से थोड़ा बाहर, प्रकृति के गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा घर, जिसकी बालकनी से दूर तक फैली पहाड़ियाँ वनराजी स्पष्ट दिखाई देती। दिन में वह दृश्य बहुत सुंदर लगता था, परंतु रात का अंधेरा फैलते ही सब कुछ काले साए में बदल जाता। इसलिए संभवतः महावीर ने अपनी पत्नी के अकेले रहने पर भयभीत होने की बात कही थी। घर के निकट पहुंचकर महावीर ने स्वयं इसे महसूस किया। दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्यों पर फैली काली चादर ने एक बार तो उसे भी सहमा दिया। महावीर, तू शहर में आकर क्यों नहीं रहता? अशोक ने टोका। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है, इसलिए यह जगह छोड़ी नहीं जाती। माता पिता ने बड़े अरमान से ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जोड़कर इस घर को बनाया था। उनका प्यार बसा है यहाँ इस घर में, महावीर ने भावुक होकर बताया। फिर तो इसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद जहाँ पर हो वह स्थान जन्नत से कम नहीं होता, अशोक बोला। उसके हृदय पटल पर उसकी माँ की छवि तैर गई। आओ भीतर चलें, सरस्वती ने उनका स्वागत किया। फिर डिनर करते करते 11 बज गए। ओह, 11 बज गए, अशोक ने घड़ी देखते हुए कहा। तो क्या हुआ, अकेले ही तो हो, आज यहीं सो जाओ, बैठक में तुम्हारा बिस्तर लगवा देता हूँ, महावीर बोला। हाँ भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी यहीं आराम कीजिए, कल ऑफिस यहीं से चले जाइएगा। दोनों ने बड़े आग्रह से उसे वहीं रोक लिया। आदत के विपरीत देर रात दोनों बातें करते रहे। दूसरे दिन अशोक और महावीर एक साथ ही घर से निकले। ऑफिस जाते समय रास्ते में ही अशोक का घर पड़ता था, तो उसने घर के सामने ही कार रोक ली। क्या हुआ, महावीर ने पूछा। कुछ नहीं, चलो इधर से ही से तो जाना है, अभी वक्त है तो घर होते चलो, मालती को कुछ काम भी सहेज दूंगा, अशोक बोला। दोनों कार से उतरकर घर की ओर बढ़े। घर खुला देख महावीर ने पूछा, अरे तुम्हारा घर तो खुला है, कोई आया है क्या? घर की एक चाबी मालती के पास रहती है, वही होगी, साफ सफाई कर रही होगी। घर में प्रवेश करते ही किचन से सब्जी की बड़ी अच्छी सुगंध आई। बड़ी अच्छी खुशबू है, तुम्हारी मालती खाना भी बनाती है क्या? महावीर ने पूछा। नहीं यार, खाली साफ सफाई करती है, लेकिन इधर एक दो दिन से लगता है कि खाना भी बना जाती है, अशोक बोला। लगता है क्या मतलब? कभी सामने उसने कुछ कहा नहीं। मैंने कभी उससे खाना बनाने के लिए नहीं कहा। अरे वाह, ऐसी नौकरानी तो बड़े भाग्य से मिलती है। हाँ, सो तो है, विश्वसनीय है और सीधी भी, माँ के समय से काम कर रही है। कहीं तुमसे इश्क विश्क तो नहीं करने लगी वह? महावीर ने आँख मारते हुए शरारत से पूछा, और अचानक ही जैसे घर में तूफान आ गया। फटाफट खिड़कियाँ
दरवाजे खुलने बंद होने लगे, जैसे घर में बवंडर घुस आया हो। और फिर अचानक ही अशोक की राइटिंग टेबल उड़कर महावीर से टकराई। चीखता हुआ वह जमीन पर जा गिरा। ओह, क्या हो रहा है ये सब? हे माँ, रक्षा करो! अशोक चिल्लाकर महावीर की ओर बढ़ा। उसने उसे सहारा देकर उठाया और पलंग पर बैठा दिया। मेज के कोने ने उसके माथे को घायल कर दिया। रक्त बहने लगा। उसने रुमाल निकालकर उसका घाव पोंछना चाहा। यह क्या? घाव से बढ़ती रक्त की बूंदें हवा में उड़ने लगी और पूरे कमरे में चक्कर काटने लगी। यह सब क्या है अशोक? मैंने तो मजाक किया था। सॉरी यार, अब कभी मजाक नहीं करूँगा तुमसे, महावीर बोला। अशोक कुछ भी कह नहीं सका। सहारा देकर उसने महावीर को उठाया और बाहर की ओर बढ़ चला। तेरी मरहम पट्टी करा दूं। तभी उनकी दृष्टि रसोई के द्वार पर पड़ी तो वह सिहर उठे। रसोई का द्वार खुला हुआ था और अंदर गैस के चूल्हे के पास बिखरे बालों वाली कोई लड़की खड़ी थी। कौन? मालती? उसने पलट कर देखा तो अशोक सिहर गया। कितना भयानक रूप था उसका! आंखें तो जैसे थी ही नहीं, बड़े बड़े काले गड्ढे जिनसे खून बह रहा था, बिखरे हुए बाल, गहरा सांवरा रंग। कहाँ है मालती? महावीर ने पूछा। अशोक के मुख से आवाज़ नहीं निकली। उसने इशारे से रसोई की ओर संकेत किया। वहाँ कहाँ? वहाँ तो कोई नहीं, महावीर बोला। वह अशोक ने दृष्टि उठाई। यह क्या? रसोई तो खाली पड़ी थी। बर्तन धुले हुए एक और रखे थे। रसोई व्यवस्थित थी। कहीं भी खाना बनाए जाने का कोई चिन्ह नहीं था। तो वह खुशबू, वह औरत! हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है सब? अशोक ने महावीर का हाथ कसकर थामा और बाहर निकल आया। वहाँ एक नया ही आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कार गायब थी और उसके स्थान पर महावीर की बाइक खड़ी थी, दुरुस्त और साफ सुथरी। तुम्हारी कार कहाँ गई और यह मेरी बाइक यहाँ कैसे? महावीर ने बौखलाकर पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं महावीर, चलो यहाँ से। अशोक उसे घसीटते हुए बाइक तक पहुँचा दिया, उसे पीछे बैठाया और बाइक ऑफिस की ओर बढ़ा दी। मैं जाऊँ? ऑफिस पहुँचने पर महावीर ने अशोक से पूछा। हाँ, अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, शाम को यहीं आ जाना। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज़ अभी मत परेशान हो, शाम को बात करेंगे। अशोक कुछ विचलित स्वर में बोला। ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा। महावीर बाइक लेकर अपने ऑफिस की ओर निकल गया, जो वहाँ से आधा फलांग दूरी पर ही था। दिन भर अशोक के मन में विचारों का संघर्ष चलता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था उसे अपने विचित्र अनुभवों को महावीर से शेयर करना चाहिए या नहीं। कहीं उसने भी उसे वहम का नाम ले दिया तो, लेकिन ऐसा शायद ना हो, क्योंकि महावीर भी इन घटनाओं का थोड़ा सा साक्षी रहा है। अब जो भी हो, शाम को वह महावीर से अपनी परेशानी ज़रूर बताएगा। क्या पता कोई हल निकल जाए। शाम को जब अशोक घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आया तब उसकी कार अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी थी। वह कार की ओर बढ़ा, तभी बगल की गली से निकलकर महावीर की बाइक सामने आ गई। आओ अशोक, महावीर ने उसे बुलाया। मेरी कार? छोड़ो उसे, जब चाहे तब धोखा दे जाती है। आओ जल्दी से पीछे बैठो, महावीर बोला। अशोक के बैठते ही उसने बाइक स्टार्ट कर दी। जब अशोक के घर का मार्ग छोड़कर महावीर की बाइक दूसरी ओर मुड़ी तो उसने टोका। इधर कहाँ? मेरे घर। आज तू मेरे घर चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं, महावीर ने उत्तर दिया। जब वे महावीर के घर पहुँचे तब उसकी पत्नी बैग लेकर तैयार खड़ी थी और घर के बाहर टैक्सी भी खड़ी थी। यह क्या? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हम सब जा रहे हैं तुम्हारी भाभी के चाचा के घर, उनके यहाँ कुछ काम है तो उन्होंने अर्जेंट बुलाया है, महावीर ने बताया। लेकिन तुम हमारे साथ चल रहे हो। इतनी टेंशन में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते अशोक।
हाँ अशोक भैया, चलिए टैक्सी में बैठिए। महावीर की पत्नी ने आग्रह किया तो अशोक विरोध न कर सका। महावीर उसे खींचता हुआ टैक्सी तक ले गया। सबके बैठते ही टैक्सी चल पड़ी। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद अशोक ने पूछा। मेरे साथ हो तुम, हमारा भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? महावीर ने पूछा। है यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, अशोक ने खिसियाकर कहा और कार की विंडो से बाहर झांकने लगा। कार शहर से बाहर आ चुकी थी। शाम का धुंधवाला फैलने लगा। पेड़ पौधे, इमारतें सब तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। अशोक ने सर को हल्के से झटका दिया। लो, तुम लोग कुछ खा लो। महावीर की पत्नी ने अपने साथ रखे झोले से मेवे के लड्डू निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। उसे खाकर दोनों ने पानी पिया तो जैसे दिन भर की थकान मिट गई। जब टैक्सी अपने गंतव्य तक पहुंची तब रात के 10 बज रहे थे। यहाँ पर वे उतरे। वह एक अच्छा बड़ा सा भवन था जिसके गेट पर वॉचमैन खड़ा था और पास ही जंजीरों से बंधा हुआ पिटबुल डॉग उन्हें अपनी तीखी दृष्टि से घूर रहा था। महावीर की पत्नी और मित्र के साथ भीतर की ओर आगे बढ़ा। भवन के सामने बड़ा सा बरामदा और उसके पीछे मुख्य द्वार। अभी वह द्वार तक पहुँचे ही थे कि द्वार निशब्द खुल गया। सामने एक अत्यंत भव्य व्यक्तित्व के स्वामी खड़े थे। गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर त्रिपुंड। आओ आओ बच्चों, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं बाबूजी, महावीर ने उत्तर दिया। उसने बढ़कर उनके पैरों को छुआ। अशोक ने भी चरण स्पर्श किए। उसके चरण स्पर्श करते ही वे चौंक से उठे। तुम? यह मेरा मित्र अशोक है बाबूजी, महावीर ने बताया। उन्होंने गहरी दृष्टि से अशोक की ओर देखा। ठीक है ठीक है। वे जैसे स्वयं से ही बातें कर रहे थे। फिर महावीर की पत्नी की ओर मुख करके बोले, तुम भीतर जाओ, माँ से मिल लो और मिश्रानी के साथ जाकर रसोई देख लो। जी बाबू। सरस्वती सिर झुकाकर घर में चली गई। तुम दोनों मेरे साथ आओ, कहकर वे दालान में दूसरी ओर चल पड़े। महावीर और अशोक उनका अनुगमन कर रहे थे। इमारत का लगभग आधा चक्कर लगा कर एक बड़े से द्वार के पास जाकर रुक गए। दरवाजे पर बड़ा सा पुराने ढंग का ताला लगा हुआ था और चौखट के ऊपर, दीवारों पर और द्वार के दोनों ओर भी कुछ मंत्र जैसे लिखे हुए थे। यह मेरा व्यक्तिगत कक्ष है, ताला खोलते हुए वे बोले। और मैं सुरेंद्र शुक्ला, महावीर का ससुर और सरस्वती का पिता। मुझे अपने किसी मित्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताया था महावीर ने। वह मित्र तुम ही हो ना? हाँ बाबूजी, यही है जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। मैं इसे एक बार आपसे मिलाना चाहता था बस, महावीर ने कहा। अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आए, कुछ अधिक ही परेशान है ये आजकल, वृद्ध बोले। कमरे के अंदर एक चटाई बिछी हुई थी। बीच में एक हवन कुंड बना हुआ था जिसके चारों ओर लाल रंग से चौक बनाया गया था। एक पात्र में कुछ सामग्री रखी हुई थी। अशोक और दोनों ही बड़े आश्चर्य से वह सब देख रहे थे। इससे पूर्व कभी महावीर को भी इस विशेष कक्ष में आने का अवसर नहीं मिला था। चिंता मत करो अशोक, तुम इधर आकर मेरे सामने बैठो। सुरेंद्र शुक्ला ने अशोक को अपने सम्मुख चौक पर बैठा दिया और स्वयं एक और आसन पर बैठ गए। पास रखे पूजा के थाल से सफ़ेद पाउडर जैसा निकालकर उन्होंने पूरे चौक को घेरते हुए एक गोला बना दिया। आसन पर बैठकर कुछ क्षण वे होंठों में बुदबुदाते हुए कोई मंत्र जप रहे थे। फिर हाथ बढ़ाकर अशोक के मस्तक पर तीसरे नेत्र के स्थान पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का हल्का सा दबाव दिया तो अशोक चीख पड़ा। महावीर ने घबराकर उसकी ओर देखा। देखते ही देखते अशोक का चेहरा लाल पड़ने लगा।
आँखों में सुर्खी उभरने लगी। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर उसी स्त्री की आकृति झलकने लगी जिसकी एक झलक महावीर ने अशोक की रसोई में देखी थी। अगले ही पल उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। चुप, बिल्कुल खामोश, वृद्ध गरजे। अचानक अशोक चुप हो गया। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कौन हो तुम? कामिनी। अशोक के मुख से स्त्री का स्वर निकला। कौन कामिनी? वृद्ध ने पूछा। अशोक की मंगेतर। लेकिन अशोक की मंगनी कहाँ हुई है? झूठ बोलती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अचानक उसका स्वर सौम्य हो गया। अशोक के मुख पर अब एक अत्यंत सुंदरी, लगभग 14-15 वर्ष की किशोरी का चेहरा झलकने लगा। कब हुई तुम्हारी मंगनी? वृद्ध ने पूछा। बहुत बचपन में, जब मैं 5 साल की थी और यह 8 साल का। तब हम दोनों के पिता जीवित थे। उन्होंने ही तो हमारी मंगनी कराई थी और कहा था, ले कामनी, अब अशोक तेरा है, इसकी देखभाल तुमको ही करना है। तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हुआ? वृद्ध ने पुनः पूछा। क्योंकि अशोक का चेहरा पीड़ा से विकृत होने लगा। फिर वह जैसे बड़े कष्ट से बोला, हम सब मर गए थे। क्या? कौन मर गया था? उन्होंने चौंक कर पूछा। मैं, मेरी माँ, पिताजी, सब। कैसे? कार एक्सीडेंट में। सब? हाँ, सब, कोई नहीं बचा। फिर कुछ ही दिनों बाद अशोक के पिता का हार्ट फेल हो गया। वह भी नहीं रहे। इसकी माँ इसे लेकर नए शहर चली गई। तभी से मैं इसे ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों? मेरा मंगेतर है यह, इसकी सेवा करने के लिए। अब तो इसकी माँ भी मर गई। मैं इसकी सेवा करने के लिए इसके घर आ गई, इसे डराने नहीं। मैं इसे क्यों डराऊंगी? मैंने इसके लिए खाना बनाया, इसकी कार साफ़ कराई, इसका ब्रेक ढीला हो गया था, उसे ठीक कराया। नहीं, तुम तो उसे डरा कर परेशान कर रही हो। नहीं, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। यह डर जाता है तो मैं क्या करूँ? इसकी माँ मुझे इसके पास जाने से रोकती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वह बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। तुम इसका साथ छोड़ दो कामिनी। तुम मर चुकी हो, इस सत्य को स्वीकार कर लो। अशोक जीवित है। वह इस दुनिया का प्राणी है, जबकि तुम आत्मालोक में जा चुकी हो। भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? इसके सिवा मेरा कोई नहीं। बचपन से मैं इसे अपना स्वामी मानती हूँ। यह मेरा है। इससे मिलने के लिए तुम्हें कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? जब तक ये संसार ना छोड़ दे। यदि ऐसा है तो मैं उसे मार दूंगी। देह छोड़कर वह मेरे साथ रहेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसके साथ उसकी माँ की आत्मा है जो उसकी रक्षा कर रही है। वही तो सबसे बड़ी बाधा है। वह कुछ उदास होकर बोली। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, चली जाओ अपनी दुनिया में। नहीं, मैं अशोक के बिना नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। नहीं, वह चीख पड़ी। वृद्ध ने हाथ में कुछ सरसों के दाने लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और अशोक चीखने लगा। वृद्ध ने सरसों के मंत्र पूरित दाने अशोक पर फेंक दिए। वह चीख कर गिर पड़ा। महावीर घबराकर उसकी ओर बढ़ा, परंतु सुरेंद्र शुक्ला ने उसे वहीं रोक दिया। ठहर जाओ महावीर, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने आरंभ किए। कुछ ही क्षणों बाद अशोक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली। क्यों बुलाया है मुझे? उसने पुनः स्त्री स्वर में पूछा। महावीर इस स्वर को सुनकर चौंक पड़ा। यह स्वर अशोक की माँ का था। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? सुरेंद्र जी ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक हूँ, बस इस बच्चे के लिए व्याकुल रहती हूँ। अब आप संसार की माया छोड़कर मुक्त हो जाइए। मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु इसे एक बार सुखी देखना चाहती हूँ। अशोक की माँ का स्वर अशोक के मुख से निकला। वह प्रसन्न है बहन, उस पर क्या संकट है?
कोई नहीं, बस वह कामिनी वही संकट बन गई है इसके लिए। आप इसे उससे मुक्ति दिला दें तो मैं निश्चिंत होकर चली जाऊं। जिसके सिर पर माँ का साया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप निश्चिंत रहें। अब मैं कामिनी को और अधिक छूट नहीं दे सकता, उसे यहाँ से जाना ही होगा। बहुत प्यारी बच्ची थी वह, इसलिए हम लोगों ने बचपन में ही हंसी हंसी में दोनों बच्चों को एक दूसरे के लिए तय कर लिया था। परंतु उन लोगों के एक्सीडेंट के कारण सब तहस नहस हो गया। उसके माता पिता तो मुक्ति पा गए, किंतु यह अपने अत्यधिक लगाव के कारण मोह में बंधी रह गई। अशोक की माँ ने बताया, अब आप दोनों की मुक्ति का समय आ गया है। आज रात्रि आप दोनों ही इस संसार से मुक्त हो जाएंगी। सुरेंद्र शुक्ला ने आश्वासन दिया। आप कामिनी की मुक्ति का कार्य करें भाई, उसके जाते ही मैं स्वयं ही मुक्ति पा जाऊंगी। यदि उसकी कोई वस्तु मिल जाए तो यह कार्य सुगम हो जाए। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकती हैं? उन्होंने पूछा। अशोक चुप हो गया। वह तो जैसे बैठे बैठे ही सो गया था। लगभग 4 मिनट बाद उसने पुनः आंखें खोल दी। आप? हाँ, मैं अशोक की माँ ही हूँ। हमारे घर में मेरी संदूक के अंदर एक छोटा डिब्बा रखा है जिस पर हनुमान जी का चित्र चिपका हुआ है। टिन के उस डिब्बे में अशोक बचपन में अपनी वस्तुएं रखा करता था। उसी में एक रेशम से कड़ा हुआ रुमाल है, गुलाबी रंग का। उसे कामिनी ने अशोक को उसके जन्मदिन पर दिया था। आपका काम शायद उससे चल जाएगा। हाँ, अब आप जाएं, मैं उपाय करता हूँ। सुरेंद्र शुक्ला ने उन्हें विदा किया। कुछ देर बाद अशोक सामान्य हो गया और वह उसके तथा महावीर के साथ कक्ष से बाहर आ गए। कक्ष से निकलने के पूर्व ही उन्होंने दोनों युवकों के गले में एक एक अभिमंत्रित धागे की माला पहना दी। उस कक्ष को पूर्वतः बंद करके तीनों घर के अंदर आ गए, जहां भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। दूसरे दिन महावीर अपने सालों के साथ वापस शहर लौट गया। अशोक के घर में उसे उसकी माँ का संदूक ढूंढने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। मालती के सहयोग से उसने संदूक ढूंढ लिया और उस पर लगे छोटे से ताले को तोड़कर उसके अंदर से वह निर्दिष्ट डिब्बा ढूंढ निकाला। डिब्बा बहुत सुंदर था और उस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। उसे लेकर दोनों शाम तक पुनः सुरेंद्र शुक्ला जी के पास पहुंच चुके थे। आधी रात होने पर उन्होंने उसी कक्ष में जाकर पूजा प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर के प्रयत्न के बाद वे कामिनी को उसके दिए हुए रुमाल की सहायता से बुलाने में सफल हो गए। इस बार पूजा के घेरे में उन्होंने अशोक को नहीं बैठाया था, बल्कि एक मिट्टी की छोटी सी गुड़िया बनाकर उसे ही वह रुमाल लपेट दिया और उस पर काला धागा बांध दिया। अशोक और महावीर किनारे चटाई के आसन पर बैठकर समस्त क्रियाकलाप मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। सुरेंद्र शुक्ल के मंत्र जाप करते ही वह मिट्टी की गुड़िया जीवित के समान प्रतीत होने लगी। उसने बड़े प्यार से रुमाल को लपेटकर छोटा सा घूंघट जैसा बना लिया। उसी समय वृद्ध ने हाथ में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर डाल दिया। देखते ही देखते गुड़िया गलकर जमीन पर फैल गई। शुक्ला जी ने उसी रुमाल से सारी मिट्टी समेटकर रुमाल सहित हवन कुंड में डाल दिया। उसे डालते ही हवन कुंड में अचानक आग जलने लगी। तेज लपटों में एक बार कामिनी का चेहरा झलका और फिर धुआं बनकर उसी में समा गया। वृद्ध ने पुनः गंगाजल छिड़ककर अग्निकुंड को पवित्र किया, उसे प्रणाम किया और सबके साथ कक्ष को बंद करके बाहर आ गए। पूजन कक्ष में ताला बंद करते हुए वह बोले, लो बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। अब जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अशोक अनायास ही श्रद्धापूर्वक उनके पैरों में नतमस्तक हो गया।